नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रतिष्ठित लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी इतने बरसों बाद। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए इतने बरसों बाद। उसकी नई नई नौकरी लगी थी। जितना डर उसे पहली क्लास पढ़ाने में लगा, उतनी ही खुशी अपना ऑफिस देखकर हुई। हालांकि उस ऑफिस में एक अन्य प्रोफेसर का डेस्क इत्यादि भी था, जिसका पुराना और निर्विरोध आधिपत्य शायद उसके हिस्से में पड़ने वाले कमरे के कोने के महत्व को अन्य की दृष्टि में कुछ कम कर देता। पर उसके लिए उस कोने डेस्क बुक शेल्फ का क्या महत्व था, इसे वही समझ सकते हैं जो बहुत लगन से किसी वस्तु को चाहें और उसे तनिक सी आशा न होने पर भी प्राप्त कर लें। संक्षेप में एक जागृत स्वप्न सा उसे अपना ऑफिस महसूस होता था। वह चाहती थी जल्दी से जल्दी उसका व्यक्तित्व उसके ऑफिस से ऐसा घुल मिल जाए कि जब सुबह वह दरवाज़ा खोले तो कमरे की गरमाई उसे गले लगती सी प्रतीत हो। शायद इसीलिए मेज पर बहुत छोटे दवात नुमा ठिगने से फूलदान में उसने एक फूल सजाना शुरू कर दिया। वे पतझड़ के दिन थे। गुलदावरी ताज़ा फूली हुई थी। घर से लाया फूल अगले दिन एकदम खिला मिलता। मेज कुर्सी के अलावा अपने ऑफिस में सबसे खूबसूरत उसे लगती थी पुराने स्टाइल की धनुषाकार खिड़की, जिसमें से धूप सदा झुकी झुकी सी आती थी, ज्यों पूंछ कर आहिस्ते से आई हो, न कि अक्खड़ नौकर सी। और खिड़की के नीचे थी झील, जिसमें कॉलेज की सीढ़ियाँ उतरती थीं। झील में तैरती कॉलेज की 2-3 छोटी सेल बोट और एक बड़ा याच। झील के दूसरे किनारे सघन वृक्षों में मेपल वृक्ष कभी लाल कभी सुनहरे रंग बदलते रहते। वह अक्सर ऑफिस में अपने को अकेला ही पाती। सुबह 8:30 की क्लास लेने के बाद उसकी अगली क्लास 11 बजे होती। बीच में वह लगभग सवा घंटा खाली थी। उस खाली समय में चाय की बेहद आवश्यकता महसूस होती, क्योंकि कॉलेज घर से 35 मील दूर था। सुबह सुबह इतनी गाड़ी चलाने और पढ़ाने के बाद अगला लेक्चर लेने से पहले गले में खुश्की मालूम होती। देखा कि कमरे के एक कोने में कॉफ़ी बर्तन है, कुछ बिना धुले प्याले भी रखे हैं। लगता था बहुत अरसे से किसी ने वहाँ कॉफ़ी नहीं बनाई। घर से वह अगले दिन कॉफ़ी का डिब्बा, चीनी, मिल्क पाउडर वगैरह सब चीज़ें ले आई। अपने हाथ की कॉफ़ी की बात ही कुछ और है। क्लास के लिए चलने लगी तो ख्याल आया कि पानी तो इतना गर्म है, जॉर्ज के लिए भी एक प्याला बनाकर रख दी जाए। जॉर्ज सीनियर प्रोफेसर थे, जो उस कमरे में बहुत सालों से थे। लंबे इकहरे शरीर के व्यक्ति, सिर पर बहुत थोड़े बाल और बालों में आंचली सफ़ेदी। एक आध बार उनसे कामकाज के विषय में तथा औपचारिक बातें हो चुकी थीं। अधिक चर्चा नहीं चल पाती, क्योंकि जब वह फ्री होती थी तब वे पढ़ाते, और जब वे पढ़ाकर आते तब उसकी 11 बजे की क्लास का समय हो जाता। क्लास पढ़ाते ही वह प्रायः घर चली जाती, क्योंकि उसका सबसे छोटा बेटा स्कूल नहीं जाता था। बेबी सिटर के यहाँ से उसे लेने को वह उतावली रहती। एक आध दिन बाद की बात होगी, वह कमरे से निकल रही थी। जॉर्ज पढ़ाकर आ गए। हवा में फैली कॉफ़ी की सुगंध को लंबे सांस में भरकर प्रसन्न हुए। बोले, देखता हूँ मेरा प्याला भी तैयार है। यह तो नहीं मालूम था कि आप चीनी दूध भी लेते हैं या सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी। फिर भी बना देती हूँ। उसे समझ नहीं आया कि और क्या कहे। जॉर्ज लंबे लंबे डग भरते अपनी मेज के प्याले तक पहुंचकर बोले, ब्लैक ही पीता हूँ। अच्छा है तुम इस कमरे में हो, तुम्हारे आने से कमरा साफ रहने लगा है। धूप की एक किरण जॉर्ज के मुंह पर उस समय पड़ रही थी। उनकी अक्सर हरी जैतून के रंग की आंखें सहसा रंग बदलकर गहरी बादामी लगने लगी थीं। अक्टूबर के अंत में
उसके लिए घर से दिवाली के उपलक्ष्य में कई नई साड़ियाँ आईं। उसमें उसकी मनपसंद काली साड़ी भी थी जिस पर चौड़ा लाल बॉर्डर था। क्लास पढ़ाकर वह आई और ऑफिस का दरवाज़ा ठेलकर चौखट पार करने ही लगी थी कि सुना, बस 1 मिनट खड़ी रहो, देखें तो कैसी लग रही हो, हिलना नहीं। हाँ, उसे हंसी आई। कुछ सकुचाकर अपनी मेज से टिककर खड़ी हुई। आदेश देने वाले बॉब थे जो अक्सर पहले भी उसकी साड़ियों पर, पहनावे पर कई कॉम्प्लीमेंट दे चुके थे। बहुत खुश हैं आज, इस लिबास में तुम्हें देखकर खुश ना हो? आखिर तो इटालियन खून है मेरा, 2 पुश्त से अमेरिका में रह रहे हैं तो क्या। उसे लगा कि बॉब की पत्नी ने कुछ तीखा सा उसकी ओर देखा, ऐसा तीखापन जो मुस्कुराहट के पर्दे में भी छुपता नहीं। वह अपने लिए कॉफ़ी डालने लगी। बॉब और उनकी पत्नी भी वहीं पढ़ाते थे। गैलरी के दूसरे छोर पर उनका ऑफिस था। जॉर्ज से मिलने आते रहते थे। कॉफ़ी प्याले में डाल उसने सबकी ओर देखा। बॉब से बोली, सुनिए, आपसे परीक्षा पत्र के विषय में पूछना था। डीन कह रहे थे आप भी वहीं पढ़ा रहे हैं, जो मैं और मुझे गाइड कर देंगे। बॉब और वह कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर बॉब अगले दिन आया, पुराने परीक्षा पत्र लाया, कुछ अन्य साइक्लो स्टाइल्ड पर्चे इत्यादि भी। उसकी पत्नी उस दिन छुट्टी पर थी। काफ़ी देर बैठे रहे। फिर बोले, जेम्स जॉयस ने लिखा है, पूर्वी देशों की महिलाएं बेहद एग्जॉटिक होती हैं। अब देख रहा हूँ कि ठीक लिखता है वह। जॉर्ज, तुम हमसे कमरा क्यों नहीं बदल लेते? बॉब के जाने के बाद काफ़ी समय बाद उसने जॉर्ज की तरफ देखा। उसे देखना पड़ा क्योंकि वह गंभीर होकर उसी ओर देख रहे थे। बोले, बॉब की बातों का बुरा न मानना, उसकी यह सब कहने की आदत है। जॉर्ज का अपने प्रति कंसर्न उसे बहुत अच्छा लगा। नवंबर में उनके टाइम टेबल में परिवर्तन हो गया। जॉर्ज भी उसी फ्री टाइम में फ्री रहने लगे। साहित्य पर काफ़ी दिलचस्प वार्ता होने लगी। सिल्विया प्लाथ ने हाल ही में आत्महत्या की थी। मृत्यु से पूर्व की उसकी 2 कविताएं उसे बेहद पसंद थीं। जॉर्ज ने एक बार टोका, देखता हूँ सिल्विया प्लाथ को बहुत पढ़ती हो। वहाँ प्रतिभा होते हुए भी पागलपन को इतना अंगीकार कर लिया गया है कि मृत्यु और जीवन में असंतुलन हो गया है। तुम पढ़ो हरमन हेस का सिद्धार्थ और जीवन के प्रति जो संकल्प उनमें है, उससे इस अंधेरे की तुलना करो जिसे सिल्विया ने छाना है। दिसंबर के अंत में बड़े दिन की छुट्टियां प्रारंभ होने से पहले बॉब उसे और जॉर्ज को लंच के लिए झील पर बने एक बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट में ले गया, जहां बतखें किनारे किनारे तेजी से तैर रही थीं। बर्फीले पानी में तेजी से घूमती बतखों को देख उसे सालिंजर का ख्याल आया। वार्ता चली, जीवन को हर क्षण स्वीकार करते चलने पर। जॉर्ज बहुत कुछ चुप थे। उसने उन्हें एकाध बार अपनी ओर देखते पाया। बॉब कुछ ज़्यादा पीकर अधिक मुखर हो गया था। जैसे स्पंदन सिर्फ अनुभव होते हैं, व्यक्त नहीं किए जा सकते, वैसी ही कुछ थी वह दोपहर। लौटते समय गाड़ी वही चला रही थी। बॉब को उसने कॉलेज छोड़ दिया। जॉर्ज बोले, घर जाने की जल्दी तो नहीं? गाड़ी जॉर्ज ने ले ली और दोनों एक स्टेट पार्क में गाड़ी पार्क कर कुछ देर वहाँ के सन्नाटे को सुनते रहे। जॉर्ज बोले, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वह हंस पड़ी। क्यों? बड़ी अजीब लड़की हो। कुछ रुक कर, समझती तो हो कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, खासकर आज इस सफ़ेद साड़ी में बहुत ही भली दिखती हो। जॉर्ज ने उसका पल्ला हाथ में ले सफ़ेद साड़ी पर कढ़े कत्थई और हरे रंग के रेशम के फूलों पर उंगली चलाई। सच में ही मुझसे डर नहीं लग रहा? जहाँ घृणा या जोर जबरदस्ती की बात ना हो, वहाँ डर स्वयं से होता है, दूसरे से नहीं। वह बोली, तुम अमेरिकी स्टैंडर्ड से एक छोटी नाजुक सी लड़की हो। इतना बल तुम में कहाँ से रहता है? कभी कमज़ोर होती नहीं दिखती। इतने दिनों से मेरा इतना ख्याल करती आ रही हो। सोचता हूँ किस प्रतिकार की इच्छा से। यह तो अमेरिकी सोचने का तरीका है ना।
अपने यहाँ संबंधों के बहुत से रंग ही नहीं शेड भी होते हैं, या कहिए अनाम रिश्ते। सो आपकी तरह न हम गिल्ट की भावना से ग्रस्त होते हैं, न डर पनपता है। जॉर्ज देर तक सोचते रहे, फिर एकाएक बहुत ही प्रसन्न हो गए, एकदम जैसे छोटा बच्चा किसी रहस्य को सुलझाकर विभोर हो जाता है। कार के शीशे पर बर्फ की बारीक चादर बिछ गई थी। बोले, चलो, तुम्हारी कार में तो स्नो टायर भी नहीं और तुम्हें दूर जाना है। उसने जॉर्ज को कॉलेज उतारा। घर पहुंचने तक बर्फ का अंधड़ चलने लगा। सुबह उसकी छुट्टी थी। रात रात में कई फीट बर्फ सड़कों पर जमा हो गई थी। 10 बजे के आसपास जॉर्ज का फ़ोन आया। मैंने एन को बताया है कि कल हम स्टेट पार्क गए थे और तुमसे काफ़ी बातें हुई। मैंने उसे कह दिया है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। झल्लाहट भरे विस्मय से वह स्तब्ध रह गई। क्या सोचेगी एन, उसकी पत्नी? एक पार्टी में उससे मुलाकात हुई थी। अच्छा कलात्मक व्यक्तित्व था एन का, पर पता नहीं क्यों फिर भी एक रोचक उपन्यास के एपिलॉग सी वह लगी थी उसको। उसे चुप पा बोले, बहुत खुश हुई सुनकर, तुम्हें वह फ़ोन करेगी। एन का फ़ोन आया, निमंत्रण भी। इनफॉर्मल से डिनर के बाद वे सब बच्चों को लेकर उनके घर के पास पहाड़ी पर टोबागन में फिसलने गए। जॉर्ज अपने और उसके कुल मिलाकर 6 बच्चों को बारी बारी से टोबागन में फिसलाने लगे। इस बीच ऐनक पर चढ़ी बर्फ पहुँचती एन उसके पास सरक कर खड़ी हुई। बोली, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत ही आभारी हूँ। जॉर्ज को इतना प्रसन्न और खुला खुला बहुत अरसे में देखा है। सुनकर अच्छा भी लगा और कुछ अटपटा भी। उसके बाद वे लोग उसके घर आए कई बार। बॉब के यहाँ भी पार्टी में उनसे मिलना हुआ। हर बार उसे यही लगा कि एन और जॉर्ज कुछ खुलते नहीं। पार्टी के दौरान जॉर्ज अक्सर उसके निकट आकर बैठ जाते और दोनों फिर किसी प्रिय लेखक के जीवन दर्शन पर विवाद करने लगते। जॉर्ज के इस व्यवहार में कुछ अटपटा भी हो सकता है। यह वह दूसरी सभ्यता में पली होने के कारण उस समय लक्ष्य नहीं कर सकी। मार्च महीने में उसके घरेलू वातावरण में कई परिवर्तन हुए। उसके पति को एक दूर शहर में बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर आया था। बहुत सोच विचार कर यह निर्णय हुआ कि वह पहले चले जाएं, जाकर रहने लायक अच्छी जगह देखें। तब तक बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे। उसकी भी साल भर की कमिटमेंट जो कॉलेज से थी वह पूरी हो जाएगी। साथ ही जिस घर में वे रह रहे थे वह उसका बनवाया हुआ था। उसके विक्रय के लिए समय मिल जाएगा। उसके पति के जाने के कुछ दिन पहले जॉर्ज बड़े उन्मत्त ऑफिस आए और आते ही दरवाज़ा ठेलकर बंद कर दिया। उसका हाथ दोनों हाथों में पकड़ उसे वक्ष पर रखते हुए बोले, जानती हो, मैं तुम्हारे आत्मबल का रहस्य समझ गया हूँ। एक बार मैंने कहा था कि मेरा इतना ख्याल रखती हो, वह किस प्रतिकार की इच्छा से। समझता हूँ प्रतिकार नहीं चाहती, इसी से सबल हो। हमारी औरतों की तरह यह अपेक्षा नहीं करती कि मैं तुम्हें कहीं कॉफ़ी पिलाकर लाऊं, बल्कि कॉफ़ी बनाकर रोज़ रख देती हो। देने की क्षमता है ना, इसी से सबल हो। आप भी अजीब हैं, हैरान सी वह बोली। नहीं नहीं, टालो नहीं, तुम दे सकती हो। बोलो, दे सकोगी? और उन्मत्त से ही वह लौट गए। वह सामान्यतः शायद जॉर्ज के इस कथन पर अधिक विचलित होती, पर घर की उलझनें उन दिनों बहुत थीं। बच्चों के साथ अकेले रहना पड़ेगा, यह ख्याल उसे रुच नहीं रहा था। पर फिलहाल 2-3 महीने से पहले जाने का सुविधा भी नहीं था। पति के जाने से एक रात पहले उसने बॉब और जॉर्ज को सपत्नीक खाने पर बुलाया। उस रात बॉब उसके अस्थायी वैधव्य को लेकर छेड़छाड़ करते रहे और हंसी मजाक में उसने यह भी नहीं देखा कि एन उस शाम बिल्कुल गुमसुम थी। अगले दिन एयरपोर्ट से वापस आ वह लेटी थी कि एन का फ़ोन आया। फ़ोन पर एन का स्वर बेहद त्रस्त मालूम होता था। बोली, जॉर्ज ने मुझसे कह दिया है कि वह तुमसे प्यार करता है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ में रोष और अपमान की पीड़ा भरने लगी।
बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम भी शायद नए पति की तलाश में हो। और वह काफ़ी देर प्रलाप करती रही, कभी बुरा भला कहने लगती, कभी अनुनय करने लगती। ऐन पर उस समय उसे न दया आई न गुस्सा। उसे हैरानी जॉर्ज पर थी, जिसने बिना कभी उससे कुछ कहे उसका मन जाने इतना सब ऐन से कहा। उस समय वह इतनी क्षुब्ध हो गई कि अपनी सफाई देने की ज़रूरत भी उसे महसूस नहीं हुई और गुस्सेवश ही उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया। घर से क्लास और क्लास से सीधी घर। घर का कामकाज समाप्त कर वह अपने को बेहद अकेला पाती। टेलीविज़न देखने से भी अनिच्छा हो गई थी। बच्चों के सो जाने के बाद सुनसान घर में बहुत सी बातें उसके मन में उठती। देश की बेहद याद आती, माँ की याद, अपनों की याद आती। ऐन ने जो बुरा भला कहा था वह उसे कचोटता रहता। एक अमेरिकी मित्र से उसने बातचीत की। उन्होंने बात हंसी में टाल दी कि नौकरी के जगत में महिला जो भी आकर्षक होगी वह पुरुष की आसक्ति और नारी के अविश्वास का पात्र सदा रहेगी। इसमें क्षुब्ध होने की तो खास बात नहीं। सुनकर उसके मन को संतोष नहीं हुआ। तो क्या नारी केवल शरीर है? ममता, प्रेरणा, दया, शक्ति, उदारता कुछ भी नहीं, सिर्फ शरीर से आंकी जाए। नारी ऐसी बेबस किस सबब हो जाती है? कॉलेज की नौकरी का अंतिम दिन था। ऑफिस में कुछ पुस्तकें पड़ी थीं। वह उन्हें लेने गई। कमरे की चाबी जो उसके पास थी उसे भी डीन को वापस करना था। जाते ही कुछ लड़के लड़कियों ने उसे घेर लिया। उन्हें तभी मालूम हुआ था कि वह अगले साल वहाँ नहीं पढ़ाएगी। वे लोग कहने आए थे कि उसकी अनुपस्थिति उन्हें खलेगी, हो सके तो वह न जाए। उनकी वाणी में विनय था और उसे लगा था कि एक अच्छे शिक्षक की परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गई है। जॉर्ज भी कमरे में थे, जैसे उसी की प्रतीक्षा में बैठे हों। विद्यार्थियों की भीड़ छंट जाने पर वह एक दो क्षण खड़ी सोचती रही कि चली जाऊं क्या बिना बोले। एकाएक वह लंबा सा डग भरकर उसकी मेज पर आ टिके। सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ऐन मुझे तलाक दे रही है इस साल। उसका कई वर्ष से एक कवि से प्रेम है। वह कवि विवाहित है और ऐन का प्रेम लौटाने में असमर्थ। फिर भी वह मुझसे दूर होती चली जा रही थी और उसने कह दिया था कि कॉलेज बंद होते ही मैं यूरोप चला जाऊं, ताकि वह बच्चों को लेकर कहीं चली जाए। बच्चों के बिना मेरा जीवन अंधेरे में डूब जाता, पर अब वह नहीं जाएगी मुझे छोड़कर। बोलोगी नहीं कुछ भी? वह नहीं ही बोली, बस तनिक सा उनकी ओर देख चलती चली आई। उस देखने में जॉर्ज ने बधाई पाई कि प्रताड़ना कहना कठिन होगा, पर इतने वर्षों के बाद वह सोचती है कि जॉर्ज ने मित्रता का ढोंग या नाटक किया। इस संशय ने भले ही उस समय उसे तिलमिला दिया था, और यद्यपि उसका मन कहता था कि अच्छा हुआ हमारी मित्रता सार्थक हुई। जॉर्ज, तुम्हारी गृहस्थी टूटी नहीं। फिर भी कहीं एक अक्षमा जॉर्ज के प्रति भीतर से उसे तोड़ती, पर अब प्रताड़ना और बधाई के वृत्त से ऊपर एक अन्य ही बात उसके मन में आती है। वह सोचती है, सर्दियों में झील का पानी जम जाने पर एक छोटे से घेरे में तेजी से तैरकर जीवित रहने के प्रयत्न में निरंतर संलग्न बतखों से ही नहीं थे क्या जॉर्ज और जॉर्ज की हर चेष्टा? और जॉर्ज ही क्यों, क्या हम सब, जब जब बर्फ जम जाती है हमारी अपनी झील में? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।